रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विमला अपनी 5 बहुओं के साथ एक घर में आराम से रहती थी, लेकिन अब गुजरते वक्त के साथ मौसम में बदलाव आने लगा और कुछ ही समय में गर्मियां शुरू हो गई, जिस वजह से विमला और उसकी बहुओं की हालत गर्मी की वजह से खराब होने लगी। ऐसे ही एक दिन विमला अपनी पड़ोसन के घर से आकर अपनी बहुओं नीमा, अंजलि, रीना, स्वाति और ऋतु से कहती है, हाय ये गर्मी भी ना पूरा निचोड़ कर ही मानेगी क्या। अरे बहुओं, कोई ठंडा ठंडा नींबू पानी पिलाओ। हाँ माँ जी, अभी से इतनी गर्मी है, आगे चलकर पता नहीं क्या होगा। अभी तो बस बर्फ ही पिघल रही है, थोड़े दिनों बाद हम भी पिघलने लग जाएंगे। जो भी नींबू पानी बना रहा हो मेरे लिए भी एक बना देना। बहुत थक गई, छत पर कपड़े सुखाने गई थी, मैं खुद ही सूख गई। अरे दीदी क्या बताऊँ आपको, मैं तो बाहर ही खड़ी हुई थी, पानी पानी हो गई मैं तो। अरे माँ जी, हमारी पड़ोस में जो शारदा काकी है ना, उनके बेटे ने नया एसी लिया है। उनके घर में जाते ही गर्मी का एहसास ही नहीं होता, ऐसा लगता है शिमला में गए हैं। माँ जी मैं क्या बोल रही हूँ, हम भी क्यों ना एसी ले लें। इतनी गर्मी हो रही है और आगे भी तो बढ़ेगी ही, हम भी एक एसी ले लेते हैं। हाँ माँ जी, पूरे मोहल्ले के सभी घरों में एसी है, हम भी ले लेंगे तो सही है ना, इस गर्मी में भी राहत मिलेगी। प्लीज माँ जी। माँ जी मैं क्या बोलती हूँ, हम एक एसी ले लेते हैं। इस मोहल्ले में जैसे सबके एसी लगा है वैसे हमारे पास भी होगा। और पता है आपको, अभी जब गर्मी है तो आप कितना भी पसीना साफ करती रहोगी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ जी मेरी मानो तो हमें इस साल एसी ले लेनी चाहिए। कब तक ये कूलर पंखे से काम चलाते रहेंगे, अब तो एक एसी होनी ही चाहिए ना। हाँ माँ जी, और वैसे भी शारदा काकी के लड़के ने कम दाम वाला एसी लिया है, मैंने खुद देखा है, वो भी बहुत अच्छे से चलता है। हम वो वाला एसी तो ले ही सकते हैं ना। अरे सब अपनी ही बोली जा रही हो, कोई मेरी भी तो सुन लो। अरे माँ जी अब इसमें भी क्या सुनना है, शादी को इतना समय हो गया है, हमने आपसे कभी कुछ बोला है। लेकिन एक एसी तो हमें चाहिए ही, सबके घरों में है, बस हमारे पास ही नहीं है। हाँ माँ जी, हमें एसी चाहिए अब। मैं भी तो यही बोल रही हूँ, हाँ एसी ले लेते हैं, क्योंकि इस बार की गर्मी तो अब मुझसे ही नहीं झेली जा रही है। कल मैं अशोक से बात करती हूँ एसी के लिए। थैंक यू माँ जी। लेकिन माँ जी वही वाला एसी लेंगे जो शारदा काकी के घर में है, उससे कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है। विमला अपने बड़े बेटे अशोक से जाकर एसी के लिए बात करती है और अशोक को बोलकर वैसा ही एसी लाने को कहती है जैसा स्वाति ने बताया था। अशोक एसी वाले के पास जाकर उसी कंपनी का एसी ले आता है और थोड़ी देर बाद उसे घर लाता है। साथ में एसी वाले को भी एसी फिटिंग के लिए लेकर आता है, जिसके बाद वो विमला और 5 बहुओं के आगे बोलता है, माँ ये लो, एसी तो आ गया है, अब इसे बता दो लगवाना कहाँ है। हाँ तो ठीक है, आप एसी ले आए हो, अपने कमरे में लगा दो, जिसको हवा खानी होगी वो आ जाएगा हमारे कमरे में। ऐसे कैसे, जब एसी सबने मंगवाया है तो एसी आपके कमरे में क्यों होगा? मेरे कमरे में होगा एसी, क्योंकि मेरा कमरा सबसे बड़ा है, सब आराम से आ सकते हैं उसमें। क्यों माँ जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? वाह जी वाह, एसी क्या आप अपने दहेज में लाए थे जो आपके कमरे में होगा? एसी मेरे कमरे में होगा क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी मुझे लगती है, और वैसे भी एसी को लाने के लिए मैंने ही माँ जी को मनाया था। ये कब हुआ? मनाया मैंने, एसी के बारे में बताया मैंने, लेकिन एसी आप ले जाओ। ऐसे कैसे माँ जी, आप ही सबको बोल दीजिए एसी बस मेरे कमरे में रहेगा। मैं तुम सबसे बड़ी हूँ, तुम सब मेरी बात सुनो। एसी मेरे कमरे में लगेगा, जिसको जब कभी भी आना होगा आ सकता है, कोई बात नहीं। दीदी आप बड़ी हो तो सब आपके कमरे में जाएगा क्या? कूलर जब आया था वो भी आपके कमरे में ही लगा था, लेकिन अब एसी मेरे कमरे में ही लगेगा। मैं सबकी बात सुनती हूँ, लेकिन सब मेरी बात सुनो और एसी मेरे कमरे में ही लगना चाहिए। अरे चुप हो जाओ, एसी आया नहीं कि महाभारत शुरू कर दी तुम लोगों ने। एक काम कर अशोक, तू एसी को मेरे कमरे में लगा दे, वहीं लगेगा एसी। अब जिसको भी एसी की हवा खानी है वो वहीं आना। जी माँ जी। हाँ माँ यही सही रहेगा, वरना ये लोग तो तू मैं करती रहेंगी और एसी वापस करना पड़ जाएगा। विमला अशोक से बोलकर एसी को अपने कमरे में लगवाती है। विमला को तो यही लगता है कि उसने एसी को अपने कमरे में लगवाकर महाभारत को खत्म किया है, लेकिन उसे क्या पता था वो महाभारत का आयोजन कर रही है, क्योंकि एसी के आने के बाद विमला के कमरे में ही सारी बहुएं पड़ी रहा करती थी, और जब 4 बर्तन साथ में हो तो आवाज तो करेंगे ही। ऐसे ही ये लोग दिन रात विमला के कमरे में ही रहती और किसी न किसी बात को लेकर बहस करती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है और कुछ दिनों बाद 5 बहुएं एक एसी की हवा का मजा ले रही थी कि तभी विमला आती है और सबको सुनाते हुए कहती है, ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? जब देखो मेरे कमरे में ही पड़ी रहती हो।
कभी अपने कमरे में भी रह लिया करो या यहीं अपना डेरा डालना है? माँ जी आपने ही तो बोला था कि आपके कमरे में आ जाए एसी की हवा खाने। हाँ तो मैंने ये कब बोला था कि यहाँ अगर युद्ध करने को? ये तो तुम लोगों ने खुद ही शुरू किया है ना। माँ जी मैं कुछ नहीं करती, आप इन चारों को ही बोलो, यही है जो पूरा दिन लड़ाई करती रहती हैं। अच्छा जी, वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ दीदी आप सही कह रहे हो। माँ जी हम तो कुछ करते ही नहीं है, यही लोग हैं जो बिना बात के लड़ाई करते रहते हैं। अरे चुप करो, मैं यही खड़ी हूँ और फिर भी लड़ाई कर रही हो। कुछ तो शर्म कर लो या वो भी बेइज्जती है। माँ जी क्या हुआ, कोई काम है क्या? बताओ मैं कर देती हूँ। हाँ पूरे दिन भर तो एसी चलता रहता है। पहले तो जाकर वो बंद कर, बिजली का बिल इतना आने लगा है कि कुछ होश ही नहीं है। आज के बाद बस शाम को ही एसी चलेगा। एक ही तो एसी है, आप उसका भी इस्तेमाल नहीं करने दे रही हो, ऐसे थोड़ी ना होता है माँ जी। हाँ माँ जी हम सब एक ही साथ एसी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा पूरा दिन एसी ही चलता रहता है, एक जाता है तो दूसरा आकर चला देता है। ऐसे तो साल भर एसी नहीं चलेगा। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब जाओ सब अपने अपने कमरे में। इतना बोलकर विमला पांचों को कमरे से निकाल देती है। लेकिन कमरे से निकालने का भी क्या फायदा, अब तो पांचों बहुओं को एसी की आदत लग गई थी। पांचों बहुएं छुप छुप कर कमरे में आती और एसी चलाकर बैठ जाती। बार बार देर तक एसी चलने से वो खराब हो ही जाता है। और जब विमला कमरे में एसी चलाने आती है तो एसी नहीं चलता, तो वो अशोक को बुलाकर कहती है, बेटा देखियो एसी क्यों नहीं चल रहा है। अशोक से भी एसी नहीं चलता तो वो उसे ठीक करने के लिए मैकेनिक को बुलाकर लाता है। और सारी बहुएं और विमला हॉल में बैठी होती है और मैकेनिक अशोक के साथ विमला के कमरे में एसी चेक कर रहा होता है। कुछ देर में दोनों कमरे से बाहर आते हैं, जिस पर विमला अपने बेटे से कहती है, बेटा एसी ठीक हो गई है ना? माँ एसी तो खराब हो गई है, अब तो ये रिपेयर भी नहीं हो सकती क्योंकि ज्यादा चलने की वजह से खराब हो चुकी है पूरी तरह से। देखा मैं मना कर रही थी ना पहले, मत चलाओ एसी इतना। लेकिन माँ जी आपके मना करने के बाद भी ये लोग आपके कमरे में जाके एसी चलाते थे। माँ जी मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती थी, यही लोग हैं जो जाते थे, सच में। माँ जी ये लोग कितना झूठ बोल रहे हैं, मैं तो मना ही कर रही थी, लेकिन यही लोग हैं जो इतना मना करने के बाद भी चले जाते हैं। माँ जी हम लोग अकेले नहीं जाते थे, ये लोग भी जाते थे। एसी बस एक की वजह से नहीं, सबकी वजह से खराब हुई है। आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। हाँ माँ जी अंजलि सही बोल रही है, हम लोग आपसे छुप छुप कर जाते थे और ये बात हम पांचों को पता है। चुप करो तुम लोग, आने से पहले तो बहुत एसी एसी कर रहे थे ना, और अब एसी आते ही उसकी कदर नहीं की ना। कोई नहीं, ये भी ठीक है, ना रहेगा एसी ना कोई तमाशा होगा। एसी खराब हो जाता है और उसके बाद कभी विमला एसी को ठीक नहीं करवाती और ना ही नई एसी लाने के लिए कहती है। और फिर सारे पंखे और कूलर की हवा में ही अपनी गर्मियां निकालते हैं। आशीष गुस्से से लाल पीला होकर अपनी पत्नी ढोलकी का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालते हुए बोलता है, कर ली अपनी मनमानी। अरे तुमको कितनी बार बोला है ये ढोल की तरह जगह जगह बजना बंद करो, लेकिन नहीं, तुम्हारी ये ढिंडोरा पीटने की आदत ने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। निकल जाओ इससे पहले। आखिर ऐसा क्या हो गया है इन दोनों पति पत्नी के बीच जो बात यहाँ तक आ गई? जानने के लिए चलिए थोड़ा समय पीछे चलते हैं। ढोलकी एक चुलबुली सी लड़की थी और बिल्कुल अपने नाम जैसी थी। उसका काम था हर छोटी बात का ढिंडोरा पीटना। कई बार तो उसने अपने घर की ऐसी ऐसी बातें मोहल्ले भर में बताई जो कि सिर्फ घर वालों तक ही रहनी चाहिए। उसके इसी स्वभाव के चलते उसकी माँ मीनल उसकी शादी को लेकर परेशान रहती थी। एक शाम मीनल को पंडित जी का कॉल आता है जो उसकी बेटी के लिए आशीष नाम के लड़के का रिश्ता बताते हैं, जिसको सुनकर मीनल ढोलकी को आवाज लगाते हुए बोलती है, ढोलकी, ओ ढोलकी, कहाँ है? इधर आ। हाँ माँ बोलो क्या हुआ? ढोलकी तुझे देखने कल लड़के वाले आ रहे हैं, तो ये बात तो किसी को मत बताइयो, और हाँ अच्छे से तैयार रहियो। ठीक है माँ। ढोलकी अपनी माँ की बात सुनने के बाद वापस अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी दोस्त निशा को कॉल करके बोलती है, निशा तुझे पता है कल मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। देख तुझे बता रही हूँ, किसी को मत बताइयो, खास करके उस शालिनी को। अच्छा मैं रखती हूँ। कॉल कट करके ढोलकी शालिनी को कॉल करती है और उससे बोलती है, शालिनी यार मुझे ना तेरा मेकअप चाहिए। वो क्या है ना, कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुझे बता रही हूँ, बताइयो मत किसी को। अच्छा चल बाय। शीतल का कॉल कट करके
ढोलकी मोहल्ले की सारी औरतों के पास जाकर ढिंडोरा पीट देती है कि कल उसको लड़के वाले देखने आने वाले हैं। ये सुनकर सारा मोहल्ला खुसर पुसर करने लगता है। अगले दिन जब आशीष अपनी माँ कुंती के साथ ढोलकी के घर आता है तो पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा होकर उनको आता देख रहा होता है। ये देखकर आशीष अपनी माँ से बोलता है, माँ, क्या इनके पूरे मोहल्ले को पता है हम यहाँ लड़की देखने आए हैं, जो ये लोग हमको ऐसे घूर रहे हैं? पता नहीं लल्ला, क्या पता इनके यहाँ अच्छे लोगों को देखने की आदत नहीं है, इसलिए देख रहे होंगे। लोगों की आंखों के बीच से आशीष और कुंती ढोलकी के घर आते हैं, जहाँ उनकी माँ मीनल उनका स्वागत करती है और उन्हें चाय नाश्ता देती है। जिसके बाद कुंती मीनल से बोलती है, ये आपके मोहल्ले वाले हमको ऐसे क्यों घूर रहे थे? घूर रहे थे? कहीं इस ढोलकी की बच्ची ने ढिंढोरा तो नहीं पीट दिया? ये लड़की भी ना। हाँ, ऐसे मानो जैसे सबको पता हो कि हम यहाँ लड़की देखने आने वाले हैं। वो बहन जी, यहाँ के लोगों को कान लगा के सुनने की आदत है, फिर बस एक के बाद बात दूसरे को पता लग ही जाती है। अरे मुझे तो ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बातों का ढिंडोरा पीट दे। अरे अपने घर की बात हो या किसी और के घर की हो, सबको बताने वाली थोड़ी होती है। कुंती के इस स्वभाव के चलते तो उसकी बहू उससे बिल्कुल विपरीत होने वाली थी। तो कुछ देर में ढोलकी सबके सामने आती है, जिसके बाद आशीष को वो पसंद आ जाती है और दोनों के परिवार वाले कुछ ही दिनों में दोनों की शादी तक करवा देते हैं। शादी के बाद ढोलकी घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है, लेकिन उसकी बातों का ढिंडोरा पीटने की आदत नहीं जाती। एक दिन उसकी सास उसको 50,000 रुपए देते हुए बोलती है, बहू, ये पैसे कल तेरी ननद मीशा को भेज रहे हैं। वो दूसरे शहर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, इसलिए आशीष बड़ी मेहनत करके ये पैसे जोड़ता है, तो तू इसे संभाल कर रख दियो। जी माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं संभाल कर रखती हूँ। ढोलकी पैसों को अलमारी में रख देती है, जिसके बाद वो अपनी पड़ोसन आशा के घर जाती है, जहाँ वो ढोल की तरह बजकर सब कुछ उसे बता देती है। फिर वो वापस आते हुए दूध वाले से लेकर सब्जी वाले तक सबको ये बात बताती है कि उसके घर में 50,000 रुपए पड़े हैं। शाम होने पर जब आशीष के मोहल्ले में एक पान वाला उसे देखकर बोलता है, अरे आशीष बेटवा, घर में इतना पैसा काहे रखते हो? अरे कौन चोरी वारी कर लेगा? क्या मतलब? कौन से पैसे? अरे जो मीशा बिटिया की पढ़ाई के लिए इकट्ठा किए हैं। आपको किसने बताया हमारे घर पैसे रखे हैं? मुझे तो दूध वाला बता रहा था। पान वाले की बात सुनकर आशीष भागते दौड़ते हुए घर जाता है, लेकिन रास्ते में उसको और भी कई लोग पैसे ऐसे घर पर ना रखने की चेतावनी देते हैं, जिसके कारण वो घर आकर चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुलाकर कहता है, माँ, माँ कहाँ हो? यहाँ आओ। क्या हो गया? क्यों फटे ढोल की तरह बजे जा रहा है? बज तो आप रही हैं। मैंने आपको आशा की पढ़ाई के पैसे संभाल कर रखने को दिए थे, ना कि इस पूरे मोहल्ले में उन पैसों का ढिंडोरा पीटने को। क्या? पर मैंने कोई ढिंडोरा नहीं पीटा। अरे पैसे तो बहू के पास हैं। दोनों माँ बेटे ढोलकी को घूरने लगते हैं। तभी वो सच बताती है कि उसने ही दूध वाले और सब्जी वाले को बताया था। आशीष उससे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अंत में उसे समझाकर उससे पैसे लेकर एक सुरक्षित स्थान पर रख देता है, जिसके बाद पूरा परिवार खाना खाकर सोने चला जाता है। उस रात उनके घर में चोर आते हैं और पैसे ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुबह होने पर पूरा घर बिखरा होता है। ये देखकर आशीष सबसे पहले छुपाए पैसों को देखता है, तो वो सही सलामत होते हैं, जिसके बाद वो बोलता है, देखा, अगर कल मैंने समय रहते तुमसे पैसे नहीं लिए होते तो आज तुम्हारे ढिंडोरा पीटने के कारण घर में चोरी हो जाती। माफ कर दो मुझे आशीष जी, अब से ऐसा नहीं होगा। आशीष ढोलकी को माफ कर देता है, लेकिन उसकी ये आदत कहाँ बदलने वाली थी। वो अब भी बातों का ढिंडोरा पीटने से बाज नहीं आती। एक दिन उसकी ननद मीशा रोते हुए घर आती है और उसको ऐसे अचानक पढ़ाई को बीच में छोड़कर आता देख उसका भाई उससे पूछता है, छोटी क्या हुआ? तू अचानक ऐसे आ गई? अभी तो तेरे फाइनल एग्जाम्स होने थे। अरे तो रो क्यों रही है? बताना क्या हुआ? माँ,
भाई मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी इच्छाओं का गला घोट दिया, आपका सर शर्म से झुका दिया। ऐसा क्या हुआ, बता तो सही। मीशा रोते हुए उसे बताती है कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो उसे धोखा देकर चला गया, क्योंकि उसको पता लग गया था कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर आशीष और कुंती के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। उनकी बिन ब्याही बेटी माँ बनने वाली है। इसकी खबर अगर लोगों को पता लगी तो उनकी क्या ही इज्जत रह जाएगी। ये सब सोचते हुए आशीष अपनी बहन से बोलता है, मीशा, तूने ये सही नहीं किया। हमने तुझे पढ़ने भेजा था और तूने हमारे भरोसे का ये सिला दिया। भैया मुझे माफ कर दो, आप कहो तो मैं मरने को तैयार हूँ। आखिर गलती मेरी है, आप सब क्यों भुगतोगे? चुप रह, तेरे भाई के होते हुए तू मरने की सोच भी कैसे रही है। सब सुन लो, मीशा माँ बनने वाली है। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं जल्द ही एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी शादी करवा दूंगा, जो इसको और इसके बच्चे को अपनाने को तैयार होगा, वरना पूरी जिंदगी मेरी बहन की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। मीशा को उसकी माँ कमरे में ले जाती है और दूसरी तरफ ढोलकी अपने कमरे में जाकर अपनी आदत से मजबूर होकर अपनी माँ को कॉल लगाकर बोलती है, माँ, आपको पता है मेरी ननद प्रेग्नेंट है, वो भी बिना शादी के। तो बेटा ये बात किसी बाहर वाले को मत बताइयो, वरना तेरे ससुराल की बदनामी होगी। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। ढोलकी अपनी माँ से बात करके अपने पड़ोसन आशा को कॉल करती है और खुद से बोलती है, आशा तो अपनी ही है, उसको बता देती हूँ। ढोलकी आशा को कॉल करके सब बता देती है और देखते ही देखते ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। जिसके बाद आशीष को उसके रिश्तेदारों का कॉल आता है। मोहल्ले वाले उन्हें ताने मारना शुरू कर देते हैं और मीशा अपने परिवार की बदनामी को देखते हुए खुद को कमरे में बंद करके खुदकुशी करने की कोशिश करती है। लेकिन समय रहते आशीष दरवाजा तोड़कर अपनी बहन को गलत कदम उठाने से बचा लेता है। जिसके बाद मीशा बोलती है, भैया मुझे मरने दो, पूरे मोहल्ले में बात फैल गई है, अब तो मेरी शादी भी नहीं हो सकती और आप सबकी मैंने थू और करा दिया है। मुझे इस घर से चले ही जाना चाहिए। इस घर से तू नहीं, कोई और जाएगा, जिसने ये ढिंडोरा पीटा है वो। आशीष गुस्से से लाल पीला होकर अपनी पत्नी ढोलकी का हाथ पकड़ के उसे घर से निकालते हुए बोलता है, कर ली अपनी मनमानी। अरे तुमको कितनी बार बोला है यूं ढोल की तरह जगह जगह बजना बंद करो, लेकिन तुम्हारी ये ढिंडोरा पीटने की आदत ने आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। निकल जाओ इस घर से, इससे पहले मैं तुम पर हाथ उठाऊं। खुद ब खुद इस घर से चली जाओ। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी भी घर की बातें किसी को नहीं बताऊंगी। अब क्या फायदा, जो करना था कर चुकी तुम। अरे आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन मर जाती, मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। आशीष रुक जाओ बेटा, पहले ही हमारी जग हसाई हो चुकी है और अब बहू को निकाल कर और मत करवाओ। और बहू तुम्हें भी ये समझना होगा कि हर चीज का ढिंडोरा नहीं पीटा जाता, कुछ बातें घर वालों तक ही सीमित रहे तो ही ठीक होती हैं। कुंती ढोलकी को घर से निकलने से तो बचा लेती है, लेकिन उसको वापस अपने परिवार का भरोसा जीतने में समय लगता है। साथ ही उसके कारण हुई उसकी नंद मीशा की बदनामी के चलते वो उसके बच्चे को गोद लेकर उसको वापस पढ़ाई करने के लिए भेज देती है और समय के साथ आशीष भी ढोलकी को माफ कर देता है और उसकी ये हर बात का ढिंडोरा पीटने की आदत अब पूरी तरह छूट जाती है। अभिमन्यु हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद अपनी व्हाइट कोट निकालकर चेयर पर रखता है और अपना बैग लेकर निकल ही रहा होता है कि तभी एक नर्स भागते हुए उसके पास आकर बोलती है, डॉक्टर अभी एक इमरजेंसी पेशेंट आया है, आपको उसे देखना होगा। अभी इस वक्त? हाँ डॉक्टर, क्योंकि बाकी के डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में हैं, तो आपको ही उस पेशेंट को अटेंड करना पड़ेगा। ओके, लेट्स गो। इतना बोलकर वो अपना कोट पहनकर नर्स के साथ भागते हुए पेशेंट के पास जाता है और देखता है कि एक लड़की उसकी तरफ पीठ करके चेयर पर बैठी हुई है और बार बार अपने हाथ की चोट को देखे जा रही है। जिसके बाद अभिमन्यु नर्स को धीरे से बोलता है, तो यही है वो इमरजेंसी का पेशेंट। इसके तो बस हाथ में चोट आई है, वो भी मामूली सी। इसकी ड्रेसिंग तो आप भी कर सकती थी नर्स। सॉरी डॉक्टर, मुझे लगा कुछ सीरियस होगा, पर आप जाइए, मैं देख लेती हूँ। नो प्रॉब्लम, अब इतना भाग कर आया हूँ तो खुद ही देख लेता हूँ। इतना कहकर वो उस लड़की के पास जाता है और जैसे ही उसका चेहरा देखता है तो देखकर चौंक जाता है
और उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद अभिमन्यु बोलता है, अनाया तुम यहाँ? डॉक्टर ये लीजिए कॉटन। क्या क्या कहा? ये इंसान? नर्स, सफेद कोट वाला हर इंसान डॉक्टर नहीं होता। आप असली डॉक्टर को लेकर आओ, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बट मैम ये सच में डॉक्टर है, डॉक्टर अभी, और ये आपको यहाँ अटेंड करने आए हैं। थैंक यू नर्स, मुझे आइडेंटिफाई कराने के लिए। सो मिस अनाया, अब आप मुझे अपने जख्म दिखाएंगी, मुझे ड्रेसिंग करनी है। इतना कहकर वो उसकी ड्रेसिंग करने लगता है और साथ साथ उसे बार बार देखता रहता है और खुद से बोलता है, कितने समय बाद देख रहा हूँ इसे, पर अभी भी इसका चेहरा कितना मासूम, कितना प्यारा लग रहा है। आराम से, मेरा हाथ अभी भी दर्द हो रहा है। हाँ हो गया बस, तुम तो अभी भी बच्चों की तरह रोती हो। इतना बोलते ही अनाया अपना हाथ खींच लेती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु भी अपने घर जाने के लिए हॉस्पिटल से निकलने लगता है। तभी वो देखता है कि रोड के दूसरी तरफ खड़ी अनाया टैक्सी का वेट कर रही है और अभिमन्यु के कदम उसकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ आरोही आती है और अभिमन्यु के गले लगकर बोलती है, डॉक्टर अभी, आपकी पार्टनर यहाँ है, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, मैं तो बस। आई नो, तुम मुझे ही पिकअप करने आ रहे थे ना, पर देखो मैं खुद ही यहाँ आ गई। चलो जल्दी, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। चलो 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 भी। जिसके बाद वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और ये सब अनाया देख लेती है। रात को अभिमन्यु अपने कमरे में बैठकर अपने बीते पल में खो जाता है। ये 2 साल पहले की बात है, जब अभिमन्यु और अनाया कॉलेज में पहली बार मिले थे। अनाया अपने दोस्तों के साथ हंसती खिलखिलाती बातें कर रही होती है। तभी अभिमन्यु फोन पर बातें करते हुए उससे टकरा जाता है और अनाया बोलती है, अरे मुझे समझ में नहीं आता, लड़कियों से टकराने का फैशन बना लिया है क्या तुम लड़कों ने? कितने जोर से लग गई मुझे। सॉरी मिस, बट ऐसे फैशन का शौकीन मैं नहीं हूँ, समझिए आप, गलती हो गई। हाँ तो ठीक है ना, प्यार से भी तो बोल सकते हो तुम, ऐसे घूरो मत, ऐसा लग रहा है जैसे नजरों से ही खा जाओगे। बिल्कुल नहीं। उसके इतना बोलते ही अनाया भी हंसने लगती है और ऐसे ही हंसते हंसते दोनों की आपस में बातचीत बढ़ जाती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उन दोनों की रिलेशनशिप को 1 साल हो जाता है। उन दिनों अभिमन्यु अपनी इंटर्नशिप में बिजी होता था और अनाया को टाइम नहीं दे पाता था। ऐसे ही एक दिन अनाया उसके ऑफिस उससे मिलने जाती है, लेकिन वो मीटिंग में बिजी होता है, इसीलिए वो उसके कैबिन में वेट करती है और खाली बैठे बैठे उसे कुछ नहीं सूझता तो वो अभिमन्यु के डेस्क पर बिखरे पेपर्स को समेटकर एक फाइल में सेट कर देती है और थोड़ी ही देर में अभिमन्यु कुछ कलीग्स के साथ वहाँ आता है और बोलता है, मैंने सारे पेपर सेपरेट करके रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाया तुम यहाँ? हाय, कैसे हो? 1 मिनट अनाया। हाँ, अरे मेरे सारे पेपर्स कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। वो जो पूरे डेस्क पे बिखरे हुए थे, मैंने उन्हें अच्छे से फाइल में पिन अप कर दिया है। क्या अभिमन्यु अब क्या करेंगे? अनाया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो बिखरे पेपर्स नहीं थे, मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से अलग किया था। तुम्हें किसने कहा था मेरी चीजों को हाथ लगाने के लिए? अरे मुझे तो समझ नहीं आता तुम यहाँ आई ही क्यों? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने। शिट यार। सॉरी अभी, मैं बस यहाँ तुमसे मिलने आई थी। अरे यार 5 ही दिन तो नहीं मिला ना मैं तुमसे, इतनी भी क्या पागल हो गई कि मेरे ऑफिस ही आ गई? अरे मैं कहीं मटर गश्ती नहीं कर रहा था, समझी तुम? इतनी इमेच्योर कैसे हो सकती हो यार? इट्स ओके अभिमन्यु, ऐसे मत चिल्ला, हम फिर से कर लेंगे। इतना आसान थोड़ी है जो फिर से कर लेंगे। लो अब मैडम का रोना शुरू। सही कहते हैं लोग, ये प्यार का चक्कर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। अनाया चुपचाप रोते हुए अभिमन्यु की हर एक कटीली बात सुनती है और आखिर में उसे जोर से थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। वो आखिरी दिन था जब मैंने उसे देखा। उसके बाद आज इतने समय बाद उसका चेहरा देखकर दिल पता नहीं क्यों इतनी जोर से धड़क रहा था। इतना कहकर वो सो जाता है और ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन अनाया कहीं जा रही होती है। तभी सामने की तरफ से एक ट्रक स्पीड से आ रहा होता है और वो उसे देखकर डर जाती है, वहीं खड़ी रहती है। ट्रक उसके पास आने ही वाला होता है कि तभी अभिमन्यु आकर उसे अपनी तरफ खींचकर बोलता है, पागल लड़की, बीच रोड पर खड़ी होकर क्या कर रही थी?
उसे देखकर वो घबराते हुए रोने लग जाती है और उसे ऐसे देखकर अभिमन्यु उसे हॉस्पिटल ले जाता है और पानी देते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, रो मत, सब ठीक है। सॉरी, ट्रक को सामने से आता देख मैं फ्रीज हो गई थी, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। लाओ मैं तुम्हारे चोट पर ना पट्टी बांध देता हूँ। वैसे तुम खुश तो हो ना अपनी लाइफ में? नहीं हो तब भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम तो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो नए पार्टनर के साथ, है ना? हाँ, कह सकती हो, क्योंकि आरोही मुझसे सच में प्यार करती है। वो अलग बात है कि मैं बस उसे एज अ फ्रेंड ही लाइक करता हूँ। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी आरोही वहाँ आकर बोलती है, मैं हूँ कि तुम्हें इतने कॉल कर रही हूँ, पर तुम हो कि एक का भी आंसर नहीं दे रहे हो। अरे इतना भी क्या बिजी हो? हाँ, मैं बस निकलने ही वाला था अभी। OMG, इतनी गहरी चोट, तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना। अभिमन्यु देख क्या रहे हो, जल्दी से ड्रेसिंग करो। वैसे है कौन ये वो मेरी। हाँ, डॉक्टर अभी की पेशेंट हूँ, इसके अलावा और हो भी कह सकती हूँ। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। हाँ यार आरोही, तू भी ना फालतू ही सवाल पूछती है। पेशेंट ही होगी ना, लवर थोड़ी होगी। जिसके बाद अनाया वहाँ से चली जाती है और अभिमन्यु उसे देखकर मन में बोलता है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा उसके जाने से। दिल कर रहा है रोक लूं उसे किसी बहाने से। हाँ, मैं नहीं जाना चाहती, तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारी वापसी चाहती हूँ किसी भी हाल में। ऐसे ही समय बीतता है। अनाया और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। एक दिन अभिमन्यु पार्क में उदास अकेला बैठा होता है। तभी आरोही उसके पास आकर बोलती है, हे मेरे क्यूटी पाई, पता है आज मैंने तुम्हें कितना मिस किया। काश तुम मेरे साथ होते। पता है आज मैंने क्या क्या किया? बस आरोही, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो तुम एटलीस्ट मुझसे इतना तो पूछ लो कि क्या हुआ है। पर नहीं, तुम्हें तो अपनी ही सुनानी होती है हमेशा, है ना? अभिमन्यु, तुम ये मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? ऐसे चिल्लाने का क्या मतलब है? सॉरी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। क्या हो गया का क्या मतलब है? अरे कोई लड़की से इस लहजे में बात करता है क्या? आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे तुम? इतना बोलकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और अभिमन्यु भी हॉस्पिटल चला जाता है। जैसे ही वो रिसेप्शन पर जाता है, उसे वहाँ अनाया दिखाई देती है और वो उसे देखकर बोलती है, वो मैं अपनी रिपोर्ट्स लेने आई थी बस। वो इतना बोलती ही है कि अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कैबिन में ले जाता है और गले लगाकर बोलता है, सॉरी, वेरी सॉरी अनाया, उस दिन के लिए जब मैंने तुम्हें सबके सामने कितना कुछ सुनाया था। तुमने न जाने मेरी कैसी कैसी बातें सुनी और उफ तक नहीं किया, जबकि मैंने तुम्हें दूसरों के सामने कितना कुछ सुनाया। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी, वापस आ जाओ अनाया। शांत हो जाओ अभी। उस दिन मुझे भी तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं तो तुम्हें कभी भूल ही नहीं सकती। मैं तुम्हें खुद से ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मेरा पहला प्यार हो। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर कभी ना अलग होने का वादा करते हैं और इस तरह दोनों की जिंदगी में उनके पहले प्यार की वापसी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।